केमिस्ट्री कैसा लगता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही तो हवा निकल रहा होगा कि कैसे इनऑर्गेनिक में प्रिपेयर करें, कितना रिएक्शन याद करें, कितना रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करें, उसमें क्या क्या नाम, हर चीज रिएक्शन का नाम अलग, हर रिएक्शन का मेथड अलग, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग। और उसमें याद करते करते याद तो करना नामुमकिन है। इसमें अगर याद करने के लिए सोच रहे हो तो ये भूल जाओ कि याद करना है। इसमें राटा मत मारो यार, इसमें राटा मारोगे तो खुद मर जाओगे, लेकिन डाटा नहीं। चलो, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं हम लोग जो कि आइसोमेरिज्म में आपको नोमेनक्लेचर तो है, उसके पहले आइसोमेरिज्म इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। जैसे आइसोमेरिज्म या टोटोमेरिज्म जो होता है वो एक अच्छा खासा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होता है। उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम GOC बोलते हैं, तो उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, चैप्टर की टॉपिक की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं। जैसे कि एरोमेटिसिटी, जैसे कि बहुत सारा कंपाउंड देगा, हमें से पूछेगा कि इसमें से इसका एरोमेटिसिटी कैसे है, वो पता फाइंड आउट करना। उसके बाद कनेक्ट मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ सब वाला क्वेश्चन आप किए होंगे। जैसे कि नेपाल में पढ़ते हैं तो महेश पौडेल सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सब पढ़ाते हैं नेम इंस्टीट्यूट में, और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे होंगे तो आपको वहाँ की सर की पता होगा कि कौन सर। उसके बाद करने मतलब बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। और एक उसके बाद आता है कनेक्ट मतलब कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें क्या होता है कि मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार अपना मॉड्यूल का जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए उसका रीडिंग ले। और अगर मॉड्यूल भी नहीं है तो कोई एक छोटा सा बुक है जो कि 10 क्लास बोले +2 का जो बुक है उसमें से भी एक बार रीडिंग लेने से हो जाएगा। उसके बाद अल्काइल हैलाइड जो आता है तो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में आते हैं हम लोग, तो इसमें क्या है ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, ऑफ फेनॉल का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल, ESR ऑफ फेनॉल। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आते हैं तो रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेम रिएक्शन में आते हैं तो मॉड्यूल, जैसे कि मॉड्यूल में जो भी नेम रिएक्शन दिया है उसे हमें देखना है, अच्छी तरह से समझना है। अगर इसमें नेम रिएक्शन में समझना है तो नेम रिएक्शन को याद कर लेना है। नेम रिएक्शन में अगर समझना है तो इसे याद कर लेना है। जैसे कि ये इस तरह का टर्म आ रहा है तो इसे इसका नेम ये है। जैसे कि आपके नेम देकर पूछेगा रिएक्शन तो आपको नेम तो याद होना चाहिए ना, तो इसीलिए नेम रिएक्शन में समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर याद लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे कि आप मॉड्यूल से पूरे जो बहुत सारा है रिएक्शन, वहाँ से आपके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, जैसे कि लास्ट मोमेंट आ गया है, तो आप जैसे कि जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन हुआ है प्रैक्टिस में, या जो भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक है आपके पास, तो उसमें से देखें कि कौन कौन सी नेम रिएक्शन पूछी गए हैं, और वो नेम रिएक्शन को लिखें और उसे प्रैक्टिस करें और उसका नाम याद रखें। उसके बाद पॉलीमर्स में आते हैं हम लोग, तो पॉलीमर्स में क्या होता है, जो कि एक पॉलीमर्स जो टॉपिक है जैसे कि नायलॉन वगैरह वाला, तो उसे उसमें जो नायलॉन का फार्मूला सब होता है वो सब याद रखें। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बायोलॉजी में भी पढ़ाई होता है, लेकिन एक बार आप केमिस्ट्री इन डेली लाइफ केमिस्ट्री में भी पढ़, ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे हो या बायोलॉजी में पढ़ रहे हो, दोनों ठौर आपका काम हो जाएगा। अगर दोनों ठौर कहीं भी इससे क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर पाओगे इजीली। ओके गाइज, इस तरह से आप ऑर्गेनिक को भी थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हो। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर्स। और लास्ट टाइम में अपना होप नहीं हारना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, और जितना हो सके जितना परफॉर्मेंस दे सकते हो उतना लास्ट मोमेंट में दो, और जितना मैक्सिमम आवर्स आप स्टडी कर सकते हो घर पर उतना करो। मिनिमम में आप 10 घंटा डेली का पढ़ाई करो, डेली का, जिसमें आपका 10 घंटा पढ़ते वक्त कहने का मतलब कि नो मोबाइल। अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या कोई भी लेक्चर मोबाइल में देख रहे हो तभी को देखो, उसके अलावा आप अपना मोबाइल कहने का मतलब कि साइड में रखो, और एक घड़ी में टाइम फिक्स करो, कहने का मतलब कि इतने देर बैठना है। हो सके तो अपना सिटिंग हैबिट 3 आवर्स को बनाओ, जिस टाइम ड्यूरेशन में आप ना वॉशरूम जाओ ना कहीं भी जाओ, क्योंकि अगर आपका 3 आवर्स की स्टडी हैबिट्स हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम 3 घंटे के होने वाले हैं, जिस ड्यूरेशन में आपको ना वॉशरूम जाने देंगे ना कहीं भी जाने देंगे, तो आप
इस तरह से हैबिट बिल्डअप कर सकते हो। और अच्छे तरह से आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का कर। जब आप ना प्रैक्टिस कर लोगे तो ना आपको उस 3 घंटे में ना वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगा और अपना फुल कंसंट्रेशन भी दे सकते हो। तो अभी तो डेट नहीं, टाइमिंग नहीं आया है कि कितने बजे एग्जामिनेशन होगा आपको, लेकिन अगर आप उस तरह का हैबिट बनाना चाह रहे हो तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन की जो प्रोबेबल टाइम है वो कहने का मतलब कि 8 से 11 हो सकता है, नहीं तो 7 से 10 हो सकता है। क्योंकि जितने भी पिछले पैटर्न है नेपाल में एग्जामिनेशन का, वो कहने का मतलब मॉर्निंग टाइम में हुआ करता था और मॉर्निंग टाइम में ही होगा। सी यू गाइज नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।